Hello everyone. So today we'll be discussing about a topic from July Current Affairs. This is the article from the Hindu newspaper. The article is DGS stands by removal of restriction on Indian shippers despite strikes in the Gulf. तो ये हमारा आर्टिकल है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक सिंपल सी चीज़ समझते हैं। चीज़ क्या है कि मान लो कि एक इंडिया जो है एक बड़ा कस्टमर है विच वी आर, है ना? और बाहर से हम ऑयल मंगाते हैं तो क्रूड ऑयल जो है 85% हम बाहर से ही इंपोर्ट करते हैं। अभी ये ऑयल शिप्स के थ्रू गल्फ कंट्रीज से ही आता है ना? तो अगर गल्फ रीजन में कोई मिलिट्री टेंशन हो गई या कोई वॉर हो गया तो शिप्स के लिए डेंजर काफ़ी बढ़ जाता है ना? ऐसे में जब डेंजर है तो दो तरीके होते हैं। अब थ्रेट तो है ही, हमारे पास में थ्रेट तो आ ही गया है, तो हम क्या क्या कर सकते हैं। एक तो थ्रेट एलिमिनेट कर दिया हमने, दूसरा थ्रेड को मैनेज किया हमने। तो ये दो तरीके होते हैं। आपके साथ में कभी भी कोई दिक्कत होती है, क्या तो उसे एलिमिनेट कर दो, खत्म कर दो दिक्कत को, या फिर उसे मैनेज करो। कैसे? एक एग्जांपल से समझते हैं इसी प्रॉब्लम के। थ्रेट एलिमिनेट किया मतलब कि हम अपनी शिप्स को ही रोक देंगे, हम आने जाने नहीं देंगे। सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी फर्स्ट, कि हमने अपनी शिप्स ही रोक दी हैं। थ्रेट मैनेज कैसे करेंगे कि हम सिक्योरिटी सेफ्टी प्रिकॉशंस लेंगे, प्रिकॉशंस लेंगे, है ना? और सारे प्रिकॉशंस के साथ में अपने शिप्स को आने जाने देंगे, चलने देंगे। ये यहाँ पे इकोनॉमिक नेसेसिटी है कि हमारा ऐसे तो काम रुक जाएगा। अगर हम शिप्स को ही लाने जाने नहीं देंगे तो काम रुक जाएगा। इससे बढ़िया हम क्या करें कि सिक्योरिटी अपनी बढ़ाएं, सामना करें और अपना सामान जो है वो इधर उधर पहुंचाएं, है ना? तो थ्रेट को हमने मैनेज कर लिया, हमने सेकेंड ऑप्शन चूज किया। ठीक है, इसीलिए जो डीजीएस है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग, उन्होंने रेस्ट्रिक्शन हटा दी, लेकिन सिक्योरिटी अलर्ट अभी भी मेंटेन्ड है। सिक्योरिटी अलर्ट अभी भी मेंटेन्ड है। सबसे पहले देखते हैं कि डीजीएस क्या है, फिर ये थोड़ा सा बैकग्राउंड देखेंगे। डीजीएस क्या है? डीजीएस का फुल फॉर्म है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग, और ये मैरिटाइम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अपेक्स ऑफिस है। ठीक है, रेगुलेटर बोल सकते हैं हम कि ये मैरिटाइम रेगुलेटर है। अब ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। तो जस्ट इन केस क्वेश्चन बन जाए कि डीजीएस विच इज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो ये आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है मुंबई में। हेडक्वार्टर है मुंबई में। काम क्या करते हैं? मर्चेंट शिपिंग को रेगुलेट करना, सी फेरर्स को सर्टिफिकेट्स देना, सर्टिफाइड इंडियन सी फेरर्स, शिपिंग सेफ्टी इंश्योर करना, है ना? ये शिपिंग लॉज को इम्प्लीमेंट करना, सेफ्टी इंश्योर करना, इंटरनेशनल मैरीटाइम कन्वेंशंस जो होते हैं, रूल्स होते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना, और मैरीटाइम इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए कोऑर्डिनेट करना। ये सब काम होते हैं। लीगल बेसिस है इसका मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958। तो हमने डीजीएस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी, इधर एक छोटा सा रिकॉल कर लेंगे छोटे से उसमें। फर्स्ट है मैरीटाइम रेगुलेटर, और कुछ भी नहीं है इसमें, मैरीटाइम रेगुलेटर। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, मिनिस्ट्री कौन सी है आप रिकॉल करेंगे बिना साइड में देखे, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। तीसरा काम क्या है, क्या क्या काम है? सेफ्टी इंश्योर करना है, उसके बाद में सर्टिफिकेट सी फेरर्स को देना, इंटरनेशनल मैरीटाइम रूल्स को इम्प्लीमेंट करना, है ना, इमरजेंसी रिस्पॉन्स में कोऑर्डिनेट करना, सेफ्टी इंश्योर करना, शिपिंग लॉज को इम्प्लीमेंट करना, बस यही है और कुछ नहीं है। और कौन सा लीगल बेसिस है? ये है मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958, मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958। और कुछ भी नहीं करना है, ये चार ही पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं कि इशू शुरू कैसे हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। अभी आपने काफ़ी न्यूज़ में देखा होगा पिछले कुछ टाइम में कि वेस्ट एशिया में काफ़ी टेंशन्स जो हैं वो बढ़ रही हैं। सिचुएशन ऐसे बनी थी कि ईरान और इज़राइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। अमेरिका ने ईरान पे न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे स्ट्राइक कर दी है। फिर ईरान ने रिटेलिएट किया, फिर मिसाइल अटैक्स हो रहे हैं, ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, शिपिंग पर अटैक्स का डेंजर बन रहा है। रिज़ल्ट इससे क्या हुआ कि पर्शियन गल्फ जो है वो अनसेफ हो गया, काफ़ी अनसेफ ज़ोन बन गया, है ना? ये बैकग्राउंड है इसका। अभी डीजीएस ने पहले रेस्ट्रिक्शन लगाई थी, क्यों लगाई थी पहले देख लेते हैं कि 13 जून को डीजीएस ने रेस्ट्रिक्शन लगाई और वार्निंग दी।
ठीक है? रीज़न वही था कि शिप पर अटैक तो क्रू की लाइफ़ को डेंजर हो सकता है। सामान मैन एंड लाइफ़ जो भी प्रॉपर्टी है अगर डैमेज हुआ इंश्योरेंस का कॉस्ट बढ़ जाएगा। इंश्योरेंस का कॉस्ट बढ़ जाएगा और एनीवे नेविगेशन जो है वो काफ़ी अनसेफ हो गई थी उस टाइम पे। और फिर क्या किया फिर उसके बाद में रिस्ट्रिक्शन हटा भी दी। अभी रिस्ट्रिक्शन क्यों हटाई? यही आर्टिकल का मेन पॉइंट है। तो अभी क्या हुआ कि 26 जून को डीजीएस ने कहा कि रेस्ट्रिक्शन जो है वो रिमूव की जा रही है। 26 जून को कहा कि रेस्ट्रिक्शन जो है वो रिमूव की जा रही है, लेकिन शिप्स को एक्सट्रीमली केयरफुल रहना पड़ेगा। मतलब अभी भी सिक्योरिटी जो है वो आप अपनी बना के रखेंगे। क्यों? क्योंकि इंडिया के लिए गल्फ रूट बंद करना पॉसिबल नहीं है, वो हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं। अगर इंडिया गल्फ शिपिंग रोक देता, तो ऑयल रुक जाएगा, है ना? इंडिया मैंने जैसे बताया कि 85% जो क्रूड ऑयल इम्पोर्ट है, वो हम करते हैं। 85% जो हमारी डिमांड है, वो इम्पोर्ट से पूरी होती है। अब उसका मेजर जो हिस्सा है, वो गल्फ से ही आता है। तो अगर शिप्स नहीं चलेंगी ये थोड़ा चेन रिएक्शन समझने की कोशिश करते हैं कि अगर शिप्स नहीं चलेंगी तो पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाएगा, महँगा हो जाएगा, है ना? डीज़ल महँगा हो जाएगा, एलपीजी महँगी हो जाएगी, ठीक है? इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। इन्फ्लेशन बढ़ा तो इकोनॉमी इम्पैक्ट होगी क्योंकि उतना ये ये ठीक है? इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इकोनॉमी ये ऐसे चेन रिएक्शन की तरह चलेगा। इसलिए हमने कैलकुलेटेड रिस्क जो है वो लिया है हमने, ठीक है? अभी पर्शियन गल्फ इम्पोर्टेंट क्यों है? तो अगर पर्शियन गल्फ की लोकेशन हम देखें तो मैं ड्रॉ कर देती हूँ मैप आई हैड अटैच्ड पर आई जस्ट आई थिंक लेफ्ट समवेयर एनीवेज तो ये जैसे इधर इंडिया है, इधर थोड़ा हम आगे जाते हैं तो ऐसे करके व्हाट इज वेट अ सेक हम्म जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। ये ओके तो मैं थोड़ा पर्शियन गल्फ बनाने की कोशिश करती हूँ यहाँ पे। यस सो ऐसे ऐसे दिस इज ईरान, है ना? ये यहाँ से ऐसे आ रहे हैं ऐसे करके ऐसा कुछ शेप क्लोज हमको पर्शियन गल्फ का देखने को मिलता है। दिस इज द पर्शियन गल्फ, ठीक है? यहाँ पे ईरान है हमारे पास में, यहाँ पे हमको कुवैत सिटी देखने को मिलती है, कुवैत देखने को मिलता है, ठीक है? फिर यहाँ पे हमको इधर सऊदी अरेबिया देखने को मिलता है, ये जो थोड़ा-सा इधर थोड़ा ऐसे बनाएँ हम, तो कतर देखने को मिलता है ना? यहाँ अपन को बहरीन देखने को मिलता है, तो ये डिफरेंट कंट्रीज़ हैं जो हमें देखने को मिलती हैं, है ना? ऐसे ऐसे करके ये गल्फ़ कंट्रीज़ इधर जो है अपन को देखने को मिलती हैं, ठीक है? यहाँ पे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स वगैरह देखने को मिलते हैं, तो ये पर्शियन गल्फ़ हमको ऐसे कुछ देखने को मिलता है। सॉरी फॉर माय मैप, काफ़ी रफ़ है। एनीवेज़ ठीक है, तो ये हमको देखने को मिलता है। ये एरिया अब दुनिया का एनर्जी हर्ट इसको हम बोल सकते हैं। एनर्जी ह हर्ट हम इसको दुनिया का बोल सकते हैं। मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग जो कंट्रीज़ होती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास में सऊदी अरेबिया हो गया, ईरान, इराक हो गया, कुवैत हो गया, यूएई हो गया, कतर हो गया, ईरान हो गया, ये सब कंट्रीज़ ऑयल शिप्स के थ्रू एक्सपोर्ट करती हैं। अभी इंडिया भी इसी रूट से ऑयल लाता है, ठीक है? तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ के बारे में भी हमने कल भी शायद एक वीडियो में देखा था। तो इसी में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ भी हमको देखने को मिलती है, काफ़ी नैरो जो है वो स्ट्रेट हमको देखने को मिलती है जो पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी से कनेक्ट करती है ना? लेकिन दु और यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल ट्रेड जो है यहीं से गुज़रता है और ये मेजर चोक पॉइंट है। इमेजिन एक 6 लाइन हाईवे अचानक एक सिंगल लेन ब्रिज में बदल जाए तो व्हीकल्स और ब्रिज मतलब ट्रैफिक बढ़ जाएगा, है ना? एग्ज़ैक्टली वही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ है। पूरे दुनिया का ऑयल ट्रैफिक यहीं से पास होता है, इसलिए स्ट्रैटेजिक चोक चोक पॉइंट है ये आपका एक कीवर्ड हो गया, स्ट्रैटेजिक चोक पॉइंट।
ठीक है? अब स्ट्रेट बंद हो गया मान लो, तो क्या होगा? स्ट्रेट अगर बंद हो गया तो क्या होगा? है ना? तो वही कि ऑयल प्राइसेस एक्सप्लोड कर जाएँगे। अगर क्रूड ऑयल $70 से $110 बैरल में हो जाए तो इंडिया का इम्पोर्ट बिल बहुत बढ़ जाएगा। फिर वही चेन रिएक्शन शुरू होगी, ऑयल महँगा तो ट्रांसपोर्ट महँगा, फिर गुड्स महँगी, फिर इन्फ्लेशन हो गया, फिर आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी, उसके बाद में इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो जाएगी। इसलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ सिर्फ ज्योग्राफी का टॉपिक नहीं है, ये इकोनॉमी का भी टॉपिक है। ठीक है? अब इंडिया के कुछ शिप्स क्यों रुक गए? आर्टिकल में लिखा है ना? इंडिया के कुछ शिप्स क्यों रुक गए? तो कुछ इंडियन फ्लैग जो शिप्स ट्रांज़िट परमिशन का वेट कर रहे हैं। रीज़न ये है कि कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन में हर शिप को परमिशन मिलना ज़रूरी होता है। अथॉरिटीज़ वेरीफ़ाई करती हैं कि रूट, सिक्योरिटी, टाइमिंग तब जाकर परमिशन मिलती है ना? तो आईएमओ का रोल थोड़ा-सा हम देखते हैं कि आईएमओ का क्या रोल है, ठीक है? फुल फॉर्म इसका होता है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइज़ेशन। नॉर्मली इसका काम है शिपिंग सेफ्टी देखना, ठीक है? शिपिंग सेफ्टी देखना, सेफ नेविगेशन हो रहा है कि नहीं वो देखना, पॉल्यूशन, मेरीन पॉल्यूशन को प्रिवेंट करना, वो देखना, स्टैंडर्डाइज़ेशन ऑफ शिपिंग रेगुलेशन। ऐसा नहीं है कि एक कंट्री बहुत अजीब ही मतलब शिपिंग रेगुलेशंस लगा रही है, दूसरी बहुत अजीब ही लगा रही है, तो एक स्टैंडर्डाइज़ेशन होना चाहिए, है ना? और सिक्योरिटी देखना इंटरनेशनल शिपिंग में। अभी करंट क्राइसिस में आईएमओ ने एक इवैक्यूएशन मैकेनिज़्म बनाया था। पहले उससे पहले थोड़ा-सा देख लेते हैं कि ये ना जो आईएमओ है, इसका हेडक्वार्टर लंदन में है और एस्टैब्लिशमेंट 1948 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था और 1959 से ये ऑपरेशनल है। ये एक यूएन की स्पेशलाइज़्ड एजेंसी है। इधर से क्वेश्चन बन सकता है, क्या आईएमओ के बारे में देखा? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइज़ेशन, यूएन की स्पेशल ऑर्गेनाइज़ेशन है, स्पेशलाइज़्ड एजेंसी है, 1948 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था, ऑपरेशनल 1959 से है, हेडक्वार्टर इसका लंदन में है। ये 5 पॉइंट हैं बस, ठीक है? ऑब्जेक्टिव क्या? मैरीटाइम सेफ्टी, पॉल्यूशन प्रिवेंशन और ये सेफ नेविगेशन होना चाहिए, स्टैंडर्डाइज़ेशन शिपिंग रूल्स के, इंटरनेशनल शिपिंग रूल्स को एडवोकेट करना, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है? अभी हमने देखा कि आईएमओ ने इवैक्यूएशन मैकेनिज़्म बनाया था, ये हम बात कर रहे थे, ठीक है? पर्पज़ क्या था? कि डेंजरस एरिया में फँसे जो शिप्स हैं, उनको सेफ़ली बाहर निकालना। लेकिन अटैक बढ़ने की वजह से ये प्रोसेस टेम्परेरीली अफ़ेक्ट हुआ, ठीक है? तो अभी डीजीएस ने शिप्स को क्या इंस्ट्रक्शन दिए उसके चलते? रेस्ट्रिक्शन रिमूव करना मतलब फ्री छोड़ देना नहीं है ना? शिप्स को कहा गया कि हाइटेंड विजिलेंस मतलब ज़्यादा अलर्ट रहना है। हाइटेंड विजिलेंस। हर अनयूजुअल एक्टिविटी को ऑब्जर्व करो। हर अनयूजुअल एक्टिविटी के लिए अलर्ट रहो, ठीक है? नेविगेशन वार्निंग्स को फॉलो करो। लेटेस्ट अलर्ट्स कंटिन्यूअसली मॉनिटर करो। यही होता है हाइटेंड विजिलेंस, ठीक है? और सिक्योरिटी जो एजेंसीज़ हैं उनके कॉन्टैक्ट में रहो जैसे इंडियन नेवी, इंडियन मिशंस, सिक्योरिटी अथॉरिटीज़ सबको अपडेट देते रहो। वेयर यू आर, व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग, व्हाट सस्पिशियस थिंग्स यू आर सीइंग, एवरीथिंग, ओके? फिर हम देखते हैं थोड़ा हाँ, उसमें ये भी था कि यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन के कॉन्टैक्ट में रहो, ये भी था, ठीक है? तो उसमें हम देखते हैं कि ये होता क्या है एग्ज़ैक्टली? क्या देखा? यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन व्हिच इज़ यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन, इनके कॉन्टैक्ट में रहो बोला। ये गल्फ रीजन में शिप्स को सिक्योरिटी अलर्ट देता है। अगर कोई मिसाइल लॉन्च हो, अगर पायरेसी हो, कोई सस्पिशन एक्टिविटी हो, तो शिप्स को इमीडिएटली इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। शिप ओनर्स क्या बोल रहे हैं? अभी इंडियन नेशनल जो शिप ओनर एसोसिएशन है, उसने कहा कि हर शिप पहले रिस्क असेसमेंट करेगी, मतलब रूट सेफ है, मिसाइल थ्रेट है या नहीं, इंश्योरेंस अवेलेबल है या नहीं, क्रू सेफ है या नहीं, उसके बाद वॉयज कंटिन्यू करेगी। ठीक है? तो इंडियन रिस्ट्रिक्शन हटाकर क्या मैसेज दे रहा है? ये अपन को देखना है कि इंडिया जो है वो क्या मैसेज दे रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूपीएससी का पॉइंट है। इंडिया कह रहा है कि हम पैनिक में डिसीजन नहीं लेंगे। हम नेशनल इंटरेस्ट हम नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेंगे। ट्रेड कंटिन्यू रखेंगे हम।
एनर्जी सिक्योरिटी भी मेंटेन रखेंगे और क्रू सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे हम। और ये एक बैलेंस पॉलिसी है। इस इशू का कनेक्शन हमारे GS3 के से कैसे ये देखते हैं। पहला, एनर्जी सिक्योरिटी, है ना। इंडिया इंपोर्टेड ऑयल पर डिपेंडेंट है। मैरीटाइम सिक्योरिटी, इधर थोड़ा सा डायग्राम बना के देख लेते हैं। जस्ट आई विल टेक द ब्लू कलर। ओके, ठीक है। कैसे कनेक्शन है, क्या क्या चीजें हैं जो लिख सकते हैं, ठीक है। वाई, फर्स्ट एनर्जी सिक्योरिटी, ठीक है। इंपोर्ट का आप डेटा लिख सकते हैं। सेकंड इज मैरीटाइम सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी। थर्ड इज द ब्लू इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी। अब शिपिंग, पोर्ट्स और मैरीटाइम ट्रेड वगैरह हैं, वो ब्लू इकोनॉमी के पिलर्स हैं। सप्लाई चेन रेजिलियंस, सप्लाई चेन रेजिलियंस, इन्फ्लेशन। अभी सप्लाई चेन रेजिलियंस में वॉर के टाइम पे सप्लाई चेन को फंक्शनल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ फैक्टर, इन्फ्लेशन। ऑयल प्राइसेस बढ़ने से पूरी इकोनॉमी इंपैक्ट होगी। एक्सटर्नल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, वेस्ट एशिया में इंस्टेबिलिटी का डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया पे भी होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा पढ़ लेते हैं। वाई डिड इंडिया रिमूव रेस्ट्रिक्शन, स्ट्रेटेजिक, अवॉइड डिसरप्शन इन इंडियाज एनर्जी इम्पोर्ट्स, ठीक है। इम्पोर्ट में कोई डिसरप्शन हम नहीं आने देंगे। एक अनइंटरप्टेड मैरीटाइम ट्रेड को हम कंटिन्यू रखेंगे। फ्रेट कॉस्ट एस्केलेशन को हम प्रिवेंट करेंगे कि ज़्यादा उसमें ना पैसे वैसे बहुत बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा खर्चा ना हो जाए। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट्स में डिले को प्रिवेंट करेंगे या अवॉइड करेंगे। सप्लाई चेन प्रोटेक्ट करेंगे, है ना। मेंटेन बैलेंस रिलेशन विद ईरान, US एंड गल्फ कंट्रीज, ठीक है। रिस्क कैन बी मैनेज थ्रू एनहांस सर्विलेंस इंस्टेड ऑफ ब्लैंकेट बैन। ब्लैंकेट बैन नहीं रख सकते हम, वी हैव टू बी फंक्शनल। ब्लैंकेट बैन रखेंगे तो हमारा कुछ चलेगा ही नहीं, एंड इट वुड बी अ ह्यूज चैलेंज। ओके, चैलेंजेस क्या है, यही अनसेफ तो है ही, है ना। मिसाइल्स और ड्रोन अटैक्स हो सकते हैं, सी माइंस का टेंशन है, टैंकर अटैक्स हो सकते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ सकता है, कार्गो मूवमेंट धीरे अब ज़्यादा वो अलर्ट रहेंगे तो ऐसे तो है नहीं कि ऐसे खुला चल रही हैं वापस आ रही हैं, तो कार्गो मूवमेंट स्लो हो सकता है। इंडियन सी फेयर्स को थोड़ा दिक्कत हो सकती है। ऑयल प्राइस में कंपैरेटिवली, क्योंकि डिले होगा तो इन्फ्लेशन वगैरह तो बढ़ेगा ना, और ऊपर से ज़्यादा सिक्योरिटी मेजर्स लेने पड़ रहे हैं। और हो सकता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर दिया जाए, ऑल्दो ऐसा होगा नहीं, बट देयर कैन बी अ चांस, राइट, ठीक है। तो अब अगर इसको समराइज करना हो हमें, तो कैसे करेंगे। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है कि इंडिया ने रेस्ट्रिक्शन क्यों हटा दी जब टेंशन अभी भी हाई है। तो इसको समराइज करने को अगर हमें बोलना होगा तो हम क्या बोलेंगे कि इंडिया ने रिस्क एलिमिनेशन की जगह रिस्क मैनेजमेंट, जो हमने पहले कहा था कि थ्रेट एलिमिनेशन की जगह थ्रेट मैनेजमेंट, तो इंडिया ने रिस्क एलिमिनेशन की जगह रिस्क मैनेजमेंट जो अप्रोच है वो अडॉप्ट किया है। गल्फ रीजन इंडिया के लिए एनर्जी और ट्रेड का लाइफलाइन है, इसलिए ब्लैंकेट रेस्ट्रिक्शन से इकोनॉमिक लॉस होते। तो DGS ने एक कैलिब्रेटेड अप्रोच अपनाते हुए शिपिंग को कंटिन्यू रखा, लेकिन हाइटेंड सिक्योरिटी, रियल टाइम मॉनिटरिंग, कोऑर्डिनेशन विद द इंडियन नेवी, यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और कंटिन्यूअस रिस्क असेसमेंट को मैंडेटरी बनाया। ये इंडिया की प्रेगमैटिक, बैलेंस्ड और नेशनल इंटरेस्ट बेस्ड मैरीटाइम पॉलिसी को रिफ्लेक्ट करता है। समराइज करने में हम ये चीज़ बोल सकते हैं, ठीक है। क्या रिफ्लेक्ट करता है, प्रेगमैटिक, बैलेंस्ड और नेशनल इंटरेस्ट बेस्ड मैरीटाइम पॉलिसी, इसको रिफ्लेक्ट करता है। तीन चीज, प्रेगमैटिक, बैलेंस्ड एंड नेशनल इंटरेस्ट बेस्ड मैरीटाइम पॉलिसी, और काफ़ी कैलिब्रेटेड अप्रोच हमने ली है। सो दिस इज़ द आर्टिकल। अगर आपको ये वीडियो किसी तरीके से भी हेल्पफुल लगी हो तो यू कैन लाइक टू दिस वीडियो and subscribe to this channel, and if you see any scope of improvement in this video, which you sure I think do, so you can just comment down कि what I can improve, what I can add to this video. Okay, अच्छा एक मिनट, UPSC MCQ तो रह गया, एक बार ये देख लेते हैं फिर जाते हैं।
With reference to Strait of Hormuz, consider the following statement. It connects Persian Gulf with Gulf of Oman and Arabian Sea. Is it correct? Yes, definitely it's correct. It lies between Iran and Oman. Is it correct? Yes, it's correct. Nearly one fifth of the world's oil consumption passes through it. ये सही है, वन फिफ्थ यहाँ से पास होता है. ये भी सही है. It is administered by International Maritime Organization. नहीं, ऐसा तो नहीं पढ़ा हमने कहीं भी. तो this is the correct answer. Means का question देखेंगे. Maritime security in the Persian Gulf is central to India's energy security and economic stability. Discuss the strategic significance of Strait of Hormuz for India. Examine the measures required to safeguard India's maritime interest amidst rising geopolitical tensions in West Asia. ये थोड़ा सा देख लेते हैं. आंसर के लिए आप इसे रेफर कर सकते हैं. वेट अ सेकेंड. आंसर के लिए आप इसे रेफर कर सकते हैं एंड यू कैन ऐड समथिंग फ्रॉम योर साइड एज वेल. दीज आर द वे फॉरवर्ड्स आप डाल सकते हैं, है ना. Okay, so that's it for the video. Thank you so much for watching. Have a nice